नमस्कार, जनसेतु के खास प्रोग्राम एनएनए यानी नेशनल न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे आज की तमाम खास खबरों की जो आज पूरा दिन सुर्खियों में रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान के करौली में एक बाइक रैली पर हुए पथराव के बाद हिंसा फैल गई थी, जिसमें जमकर पत्थरबाजी, हिंसा और आगजनी हुई। इस मामले को लेकर विपक्षी दल लगातार गहलोत सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में अब असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी जुड़ गया है। ओवैसी ने करौली हिंसा को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। यकीनन वो फेलियर है राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट का, और उनकी नाहिली और नाकारापन से ही वो कम्युनल राइट हुआ, जिसमें एक टारगेटेड वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी पोलराइजेशन हो रहा, आपको लग रहा है बीजेपी कर रही है इसे? तो देखिए, सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अशोक गहलोत साहब सबक हासिल करेंगे। जो साबिक़ा में जो मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त कुरान करीम को जलाया गया, 10 मुसलमान पुलिस फायरिंग मारे गए, और ऐसा लगता है कि वो माजी में जो हुआ उससे वो सबक हासिल नहीं किए, और इन्हीं वजहों से, इन्हीं गलतियों से फसाद होता है और फिरका परस्ती बढ़ती है। लेकिन अशोक गहलोत ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब भी आइए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल सियासी युद्ध चल रहा है। एक तरफ है महाविकास अघाड़ी के नेता, तो दूसरी तरफ बीजेपी और राज ठाकरे। सोमवार को राज ठाकरे ने शरद पवार पर भरी सभा में गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पवार नास्तिक हैं और जातिवादी राजनीति करते हैं। उन्हें हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों के वोट की चिंता है। राज के आरोपों पर मंगलवार को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा, राज ठाकरे को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वो 5-6 महीने में एक बार बोलते हैं। वो अपने भाषणों में बीजेपी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते। या देशामध्ये ह्युमन राईट्सचं उल्लंघन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होतं असं मत व्यक्त केले गेले की जे देशाच्या दृष्टीनं अशोभनीय आहे। मला असं वाटतं की दोन्ही कंट्री हे ज्यावेळी डिस्कशनला बसले होते त्यावेळेला भारताच्याकडून हायेस्ट अथॉरिटी अमेरिकेची इथं असताना त्यांच्याशी हा प्रश्न उपस्थित करण्याची आवश्यकता होती आणि आपली नाराजी व्यक्त करण्याची ती एक संधी होती, पण त्याच्यात काही केलेलं आहे असं आता दिसत नाही। एखादी दुसरी व्यक्ती कधीतरी वर्ष 6 महिन्यात एखादं वाक्य, एखादं स्टेटमेंट करून आपलं मत व्यक्त करता येईल, ते फार गांभीर्यानं घेण्यासारखं नसतं। पण तुम्ही प्रश्नच विचारला आणि त्याच्यात 2-3 मुद्दे आले, त्यामुळे आता मला थोडंसं त्याच्यावर सांगावं लागेल। 2-3 गोष्टी माझ्या वाचण्यात आल्या आजच्या सकाळच्या वृत्तपत्रात आणि टेलिव्हिजनवरनं, की एक आनंद आहे की त्यांनी शिवाजी महाराजांचं नाव मी घेत नाही अशा प्रकारचा एक उल्लेख त्या ठिकाणी केला। 2 दिवसांपूर्वी मी अमरावतीला होतो आणि जर तुमचे तिथं सहकारी कोण असतील त्यांच्याकडून माझं अमरावतीचं भाषण हे जर मागवलं तर त्याच्यामध्ये शिवाजी महाराजांचं योगदान याच्यावर माझं कमीत कमी 25 मिनिटाचं वाचन होतं। अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये मी सांगितल्या। अर्थात म्हणजे सकाळी उठल्याच्या नंतर वृत्तपत्र वाचायची मला सवय, पण त्यासाठी मला लवकर उठावं लागतं अशी, त्यामुळे खूपदा वृत्तपत्र सकाळी काय त्यांनी लिहिलं आहे हे न वाचल्याच्या नंतर वक्तव्य कमी करत असेल तर मी त्यांना काही दोष देणार नाही। दुसरी गोष्ट अशी आहे की त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की फुले, आंबेडकर, शाहू यांचाच उल्लेख केला जातो, त्याचा अभिमान आहे मला। आणि दुसरी गोष्ट एक माहीत असली पाहिजे की या राज्यामध्ये, म्हणजे मी महाराष्ट्रापुरतं सीमित होतं की या राज्यामध्ये शिवछत्रपतींच्या संबंधीचं सविस्तर वृत्त काव्याच्या माध्यमातून पहिल्यांदा कुणी लिहिलं असेल तर महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनी लिहिलेलं आहे। आणि त्यामुळं फुले काय, आंबेडकर काय किंवा शाहू महाराज काय, ते शिवछत्रपती आणि शिवछत्रपती यांच्याबद्दल अति आस्था असलेले
असे सगळे घटक आहेत आणि महाराजांच्या त्याचा आदर्श लक्षामध्ये घेऊन आपल्या हाताच्या सत्तेचा वापर हा कसा करावा या संबंधीची भूमिका तिघांनी मांडली आणि म्हणून या तिघांच्या संबंधीचा उल्लेख करणं हा शिवछत्रपतींच्या विचाराची मांडणी करण्याचाच भाग आहे हे या ठिकाणी मी मुद्दाम सांगू इच्छितो. आता त्यांनी काहीतरी सांगितलं पुरंदर यांच्याबद्दल मी बोललो मी काही लपून ठेवत नाही. कारण पुरंदरेंनी शिवछत्रपतींचा उल्लेख करत असताना त्यांनी खबरों में रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर खरगोन मामला बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश में खरगोन उपद्रव पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के फर्जी फोटो को ट्वीट कर डिलीट करने पर सियासत गर्मा गई है। भाजपा समेत अन्य दल के नेता भी हमला बोल रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के ट्वीट पर दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है तो वैसा काम शिवराज सिंह ने भी किया है, तो उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए। कोई घटना घटती है तो उसे प्रशासन देखता है, लेकिन अगर कोई प्रायोजित घटना घटती है तो वह घटनाएं देश के लिए खतरनाक होती हैं। हाँ जी, दिल्ली जा रहा हूँ। गृह मंत्री जी से मीटिंग है और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे लेकर उनसे बात करनी है, जिसमें एक तो हमारे जीएसटी का मामला है, क्योंकि वो पैसा मिलेगा तो हम वो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ विकास के काम करेंगे, लोगों को रोजगार के लिए काम करेंगे। तो दूसरा, और जो सीआरपीएफ के जो भुगतान है उसमें हमारे राज्य के हिस्से से पैसा काट लिया है। तो ऐसे 3-4 मुद्दे हैं जिसको लेकर मैं उनसे बात करूँगा। जी हाँ, विकास के लिए वही तो मुश्किल है। वही बस्तर के 7 जिले हैं, आदिवासी क्षेत्र है, वही नक्सल है और हमको वहाँ तेज़ी से विकास काम करना है, क्योंकि नक्सली जैसे जैसे पीछे हटते जा रहे हैं उन गाँव में, उस क्षेत्र में हमको तेज़ी से सारी सुविधा जो मूलभूत सुविधा है उसे हम लोग उपलब्ध कराएं, इसलिए मैंने उत्तर लिखा है। बिजली की दर आज तारीख और नए सत्र के लिए संभावना है कि दर भी बढ़ सकती है। नियामक आयोग जो तय करे। लगातार महंगाई बढ़ रही, सीमेंट के दाम भी बढ़े हैं और संकेत मिल रहे बिजली के दाम भी, तो आम जनता के ऊपर इससे बोझ बढ़ेगा। ये तो शुरू से जो डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत बढ़ा उसी समय समझ आना चाहिए था। ये सब चीज़ तो उससे रिलेटेड है। ये सब चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहला है, तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ेगा तो सभी चीज़ की कीमतें बढ़ेगी। तो ये तो महंगाई बढ़ाने की जो मूल है उसको आप बढ़ा दिए तो सब तरफ उसका असर होगा। कोयले का ये मुख्य रूप से कोयले का असर देखा जा रहा है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए भी कोयला चाहिए, सीमेंट उत्पादन के लिए भी कोयला चाहिए। कोयले का शॉर्टेज है, भारत सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। खैरागढ़ में बम्पर वोटिंग हुआ है सर, बीजेपी को उम्मीद है कि हम जीत रहे हैं वहाँ पे। आप दावा तो सभी करते हैं, लेकिन यदि पिछले समय के देखें, आम चुनाव के समय से उस समय से परसेंटेज कम हुआ है। मध्य प्रदेश समिति की बैठक हुई है, अजय, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी पर एफआईआर हुई है। तो जिन मुद्दों पे यदि दिग्विजय सिंह को, जिस आधार पर दिग्विजय सिंह पे एफआईआर हुआ, तो वही काम तो शिवराज सिंह भी किए, तो उस पर भी होना चाहिए। सर, ये देश में लगातार जिस तरीके से साल दर साल हिंसक घटनाएं हो रही हैं, कितना खतरनाक है। देखिए, यदि कोई घटना घटती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन है, वो देखती है, लेकिन कोई प्रायोजित जो घटनाएं हैं वो देश के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार जाने के बाद वहाँ पर चौकीदार चोर है के नारे लग रहे हैं, जो भारत में भी 2019 के लोकसभा चुनाव में लगाए गए थे। कैसे देखते हैं इस नारे को? मुझे पता नहीं भाई वहाँ क्या नारा लगा। अजय, वो देखिए, जो डरे हुए रहते हैं, डरपोक लोग हैं, वही हिंसा का सहारा लेते हैं। अहिंसक वही होता है
जो साहसी हो, जिसमें अंदर में बल हो, आत्मबल हो, वो अहिंसक होता है। सर लगातार सामाजिक पखवाड़ा मनाने जा रही, 9 जी? केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होने वाला है। बीजेपी सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाने जा रही है और 9 केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होने जा रहा है। आए वो केवल ये है, आलोचना करके जाएंगे, देंगे कुछ नहीं। आकांक्षी जिले में केंद्र सरकार ने दिया क्या? आकांक्षी जिला आपने 10 घोषित कर दिया छत्तीसगढ़ का, एक ढेला भी दिया हो आकांक्षी जिला के लिए तो बताया, और वो देखने जाएंगे, मतलब हम काम कर रहे हैं उसे देखने जा रहे हैं। आप क्या दे रहे हो? या आएंगे तो कुछ देंगे क्या? भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने कहा है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव का जंगल राज सुना था, लेकिन आज राजस्थान में अशोक गहलोत का जंगल राज वास्तविक रूप से देख रहे हैं। सूर्य ने जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करौली हिंसा के घायलों एवं एक हमले में घायल एएन हर्षा दीप्ति से मिलने के बाद मीडिया से बात कही, और क्या कुछ इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की, आइए सुनते हैं। हम लालू प्रसाद के जंगल राज के बारे में हम सुने थे, पर आज अशोक गहलोत के जंगल राज को हम वास्तविक रूप में हम देख रहे हैं। करौली में जो हिंसा हुआ था, उसके 2 पीड़ित थे, उनका जो कंडीशन है, उनका हालत है, वो इतना बुरा है। 20-30 साल के जो नौजवान जिसके सामने पूरा जीवन है, वो अभी पूरा बेड रिडन है। तुष्टीकरण राजनीति का प्रतिफल है। और साथ ही साथ मैं हर्ष भाई से भी बात करके आया, जिसको अत्यंत अमानवीय तरीके से कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह ने मारपीट किया है। अभी तक उनका सर्जरी नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी तक उनका जो वाइटल्स है वो स्टेबल नहीं है। जानवर के जैसे ये लोग बिहेव कर रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत के ये जो जंगल राज है, ये जंगल राज के विरुद्ध युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी निरंतर विरोध करेगा, और आने वाले दिन में और उग्र स्वरूप में इसको घोर निंदा और घोर विरोध हम करेंगे। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी नेता यहाँ पर दंगा भड़काने आते हैं। आप एक बार जाके, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मीडिया से, परमिशन लेके आप एक बार हर्ष के साथ बात करके आइए। परमिशन लेकर एक बार जो हमारे कार्यकर्ता है, जो जिसको हेड इंजरी हुआ है करौली में, उनके और उनके परिवार के साथ बात करके आइए, और पूरे देश को इन 2 लोगों के हालत आप दिखाइए, तब पूरे देश को पता चलेगा राजस्थान में जंगल राज कैसे चल। तेजस्वी जी, यहाँ से क्या पाकिस्तान के राजनीतिक उथल पुथल के बीच नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सत्ता में आ गए हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी संसद में विश्वास मत हासिल कर रहे थे। उस समय इमरान खान की पार्टी के एक सांसद ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय भिखारी बताकर वीडियो पोस्ट कर दिया। पीटीआई के सांसद फहीम खान का संसद के नेशनल असेंबली में बनाया गया यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चौंकिए मत, ये वीडियो देखिए। जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ असेंबली के अंदर, और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी, जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है, खुद भिखारी होगा। हम भिखारी नहीं है, हम खुददार कौम है। ये खुददार लोग बैठे हुए और ये भिखारी बैठे हुए, ये भिखारी। इस वीडियो में खुद शहबाज शरीफ दिख रहे हैं। फहीम खान पाकिस्तान के कराची से सांसद हैं और उन्होंने खुद ही शहबाज शरीफ के सामने ही ये वीडियो शूट किया है। उन्होंने ये वीडियो जब बनाया उस समय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सांसद अपना इस्तीफा दे रहे थे। इस वीडियो में मात्र कुछ देर के लिए फहीम दिखाई देते हैं और इसके बाद वह कैमरा शहबाज शरीफ की ओर मोड़ देते हैं। फहीम कहते हैं कि शहबाज शरीफ अंतर्राष्ट्रीय भिखारी है। एक बार फिर से देखिए आप ये वीडियो। जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ असेंबली के अंदर, और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी, जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है, खुद भिखारी होगा। हम भिखारी नहीं है, हम खुददार कौम है। ये खुददार लोग बैठे हुए और ये भिखारी बैठे हुए, ये भिखारी।
फहीम ने जोर देकर कहा कि पीटीआई एक ईमानदार पार्टी है जबकि शहबाज शरीफ असली भिखारी है। उनके इस वीडियो को शेयर करने के कुछ घंटे बाद ही शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल ली। बता दें कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश की राजनीतिक व्यवस्था में हुई उथल-पुथल और बार-बार हुए आंदोलनों के बाद सत्ता में आए हैं। शरीफ के देश के प्रधानमंत्री बनने का जश्न राजनीतिक और आर्थिक रूप से संकट में घिरे देश में कम होता दिख रहा है। हालांकि उनका जगह जगह स्वागत भी हो रहा है। पाकिस्तान में तनाव पहले से ही कम होता दिख रहा है क्योंकि नए प्रधानमंत्री सिस्टम को दुरुस्त करने में लग गए हैं, लेकिन देश के चेहरे पर दिख रहे राजनीतिक संकट को लेकर मौजूदा अनिश्चितता खत्म होती नहीं दिख रही है। पीएम शरीफ के लिए दो मुख्य चुनौतियां उनके सामने है। प्रधानमंत्री की सीट पर उनका हनीमून पीरियड बर्बाद करना, पहला राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक और लोकतांत्रिक संकट पर इसका सीधा प्रभाव है। समझौते, दबाव की रणनीति और असफल राजनीतिक युद्धाभ्यास के माध्यम से सत्ता में बने रहने के लिए इमरान खान के बेताब प्रयासों के बावजूद उन्हें अभी भी देश के लोगों के बीच भारी समर्थन प्राप्त है। वह जब भी बाहर आते हैं दबाव बनाने के लिए अपनी ताकत दिखाते हैं ताकि शरीफ सरकार के लिए अशांति महसूस करें। आपको बता दें जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो सोमवार का बताया जा रहा है, जो इस समय तक चर्चा का विषय बना हुआ है। नेशनल न्यूज एनालिसिस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।